हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर ग्रेविटेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, आज का आपका पहला प्रश्न है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के क्या महत्व है। यानी आपसे ये पूछा गया है कि जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है उसका महत्व क्या है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है, उसका जो आपका महत्व है वो क्या है, आपसे यहाँ पे पूछा गया। अगर हम बात करें गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, तो जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को, बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट हैं उन्हें क्लियर करता है। जैसे कि इससे आपको ये पता चलता है कि क्यों जो हर एक वस्तु है या किस प्रकार से हर एक वस्तु, हर एक पिंड दूसरे पिंड को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसी के कारण हम ये जान पाते हैं कि हम इस पृथ्वी से जुड़े क्यों हैं, यानी कि हम इस पृथ्वी पे चल क्यों पा रहे हैं, ठीक है, हम उड़ क्यों नहीं रहे, हम पृथ्वी पे बाइंड क्यों हैं, हम पृथ्वी से जुड़े क्यों हैं। इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो आपकी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है, पृथ्वी साथ ही साथ जो बाकी आपके ग्रह हैं, सौर मंडल के ग्रह हैं, ये सूर्य का की परिक्रमा क्यों करते हैं, ठीक है, किसके कारण करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को भी यही आपको बताता है। इसके साथ साथ आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यानी गुरुत्वाकर्षण बल है, इसी के कारण जो आपका चंद्रमा है जो कि आपकी पृथ्वी का एक उपग्रह है, तो चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ठीक है। तो ये भी आपका ग्रेविटेशनल फोर्स या हम ये कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो है वो इसको एक्सप्लेन करता है, इसके बारे में बताता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें समुद्र की, तो समुद्र में टाइड्स आती है, ठीक है, आपके ज्वार भाटा आते हैं। तो ज्वार भाटा क्यों आते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को भी यही समझाता है। यानी जो आपके ज्वार भाटा है, टाइड्स हैं जो कि आपके समुद्र में आते हैं, वो किसके कारण आते हैं, क्योंकि जो आपका चंद्रमा है और जो सूर्य है वो क्या करते हैं, पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, किसके कारण, आपके ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो आपके समुद्र है, सागर है, उनमें ज्वार भाटा उत्पन्न होते, ठीक है, और इसी कारण जो है आपके टाइड्स बनते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया था वो क्या था कि महत्व क्या है, तो इस तरीके से आप इसके महत्व बता सकते हैं कि इसी के कारण हमें ये पता चलता है कि जो जो आपके एक पिंड दूसरे पिंड को अट्रैक्ट करता है, किसके कारण, आपके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। हम पृथ्वी से जुड़े हैं या पृथ्वी पे चल रहे हैं, पृथ्वी पर ही हैं, क्यों, आपके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। जो आपके प्लैनेट्स है, ग्रह है, वो सूर्य का चक्कर काट रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, या फिर चंद्रमा जो कि पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, तो किसके कारण, ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। इसी तरीके से जो आपके चंद्रमा है, सूर्य है, ठीक है, उनके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हमारे समुद्र और सागरों में जो है आपके ज्वार भाटा उत्पन्न होते। तो इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। यानी गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम यह बताता है कि हर एक वस्तु इस ब्रह्मांड में जो हर एक वस्तु है वो दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी हर एक पिंड दूसरे पिंड को अपनी तरफ आकर्षित करती है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल बाइंड अस टू द अर्थ। ये गुरुत्वाकर्षण बल ही है जिसके कारण हम पृथ्वी से जुड़े हैं, पृथ्वी पर बाइंड है। इट इज द कॉज फॉर द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ एंड प्लैनेट अराउंड द सन।
इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम जो है, जो हमारा उपग्रह है, पृथ्वी का जो उपग्रह है चंद्रमा, वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, पृथ्वी के चारों तरफ गति कर रहा है। इसी तरीके से जो प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, वो भी सूर्य की जो परिक्रमा कर रहे हैं, वो किसके कारण है? आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन। इसी के कारण, या जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, इसी के कारण जो आपके समुद्र हैं, सागर हैं, वहां ज्वार भाटा उत्पन्न होते, ठीक है, जो कि किसके कारण होता है? चंद्रमा और सूर्य के कारण, क्योंकि ये पृथ्वी को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। हाई टाइड्स अकर एट द साइड वेयर द मून पुल्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। इसी तरीके से जो आपकी हाई टाइड्स होती है, ऊंची ऊंची जो लहरें आती है, ऊंची जो ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं, ठीक है, जो साइड में उत्पन्न होते हैं, ये भी आपके चंद्रमा के कारण ही होते हैं, क्योंकि चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के महत्व निम्नलिखित हैं। इस नियम के माध्यम से हम पृथ्वी, सूर्य आदि का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं, यानी आप क्या कर सकते हैं? इससे सूर्य, पृथ्वी, इसका द्रव्यमान भी ज्ञात कर सकते हैं। इस नियम का प्रयोग करके ग्रहों और अन्य पिंडों के बीच की दूरी पता लगाई जा सकती है, यानी इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? जो आपके ग्रह हैं और पिंड हैं, उनके बीचों में जो दूरी है, उसे आप निकाल सकते हैं। इसी बल के कारण पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति होती है, यानी ये जो बल है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इसी के कारण जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर काटता है। इसी नियम से चंद्रमा तथा सूर्य के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है, इसे समझा जाता है। यानी समुद्र में जो ज्वार भाटा आते हैं, वो इसी नियम के कारण हम समझ पाते हैं कि जो आपके ज्वार भाटा है, वो आपके सूर्य और चंद्रमा के द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न हो। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल? मुक्त पतन का त्वरण क्या है? ठीक है, तो आपसे यहाँ क्या पूछा है कि जो मुक्त पतन होता है उसका त्वरण क्या है, उसका एक्सेलरेशन क्या है। अगर हम मुक्त पतन की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुक्त पतन क्या होता है, ठीक है। तो मुक्त पतन क्या होता है आपका, यानी फ्री फॉल क्या होता है? इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, आप अपने घर की छत पर खड़े और आपने क्या किया, आपके हाथ में एक बॉल थी और आपने क्या किया, उस बॉल को छोड़ दिया और वो बॉल क्या हुआ, छत से नीचे आपके ग्राउंड तक आ गई, आपके खेत तक चली। तो जो आपकी बॉल है वो बेसिकली क्या हुआ, आपने इसे ऐसे ही छोड़ दिया, वो नीचे गई, नीचे पहुंच गई। अब जो ये बॉल है आपने ऐसे ही छोड़ दिया और ये नीचे गई, तो ये जो नीचे गई, ये नीचे की तरफ गिरी, क्यों गिरी? क्योंकि पृथ्वी क्या कर रही है, इसकी तरफ आकर्षण लगाती है, जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, बल लगाती है, जिसे आप गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो कोई भी वस्तु जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरती है या ग्रेविटेशन फोर्स के इन्फ्लुएंस में पृथ्वी पर गिरती है, ऐसी वस्तु को हम मुक्त पतन में कहते हैं, यानी ऐसी वस्तु आपकी फ्री फॉल, ठीक है। जैसे कि आपका ये एग्जाम्पल हो गया। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि एक पेड़ है, ठीक है, आपके पास एक पेड़ है और इसमें क्या लगा है, फल पक गया, नीचे गिरा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फल पेड़ से नीचे गिरा है, ये फ्री फॉल में है या मुक्त पतन में है, क्योंकि ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी की ओर गिर रहा, ठीक है। तो ऐसी वस्तुएं जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरती हैं, इन्हीं को हम फ्री फॉल कहते हैं। अब यहाँ पे ये पूछा है कि जो फ्री फॉल होता है, ठीक है,
मुक्त पतन होता है उसका त्वरण क्या है, उसका एक्सेलरेशन क्या है। अब जब भी हम किसी भी वस्तु की गति की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि एक वस्तु गतिमान है, ठीक है, मोशन कर रही है, चल रही, ठीक है। कोई वस्तु है वो क्या कर रही, गति कर रही है, चल रही, ठीक है। और उसका क्या हो रहा है, आपका उसका जो वेग है वो बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, घट रहा है। तो हम क्या कहते हैं, क्योंकि वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो हम ये कहते हैं कि ये वस्तु किसमें है, एक्सेलरेशन में। इसी तरीके से जब आपका कोई भी वस्तु मुक्त पतन पे होती है, ठीक है, तो वो भी किस में है, मोशन में है, गति में है। तो यहाँ पे एक त्वरण उत्पन्न होता है इस मोशन में। जब भी जो वस्तु है वो मुक्त पतन में होती है, तो इसका जो मोशन हो रहा है, जो ये गति में होती है, मुक्त पतन में होती है, तो इस समय एक एक्सेलरेशन या त्वरण इसके मोशन में होता है, इसकी गति में। इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, यानी मुक्त पतन का त्वरण के, ठीक है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम जब मोशन पढ़ते हैं, गति पढ़ते हैं, तो उसमें त्वरण का अर्थ क्या होता है, आपके वेग में बदलाव, यानी वो जो वस्तु है वो मोशन कर रही है, ठीक है, जो मोशन कर रही है उसके वेग में जो परिवर्तन होता है समय के साथ, उसे हम त्वरण कहते हैं। तो इसी तरीके से जब कोई वस्तु फ्री फॉल में होती है, मुक्त पतन में होती है, तो क्या होता है, तो इसका जो वेग है इसमें समय के साथ परिवर्तन हो, इसी को हम मुक्त पतन का त्वरण कहते हैं। इसको हम g से डिनोट करते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है उसे हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू है वो कितनी है, 9.8, ठीक है। A free falling object is an object that is falling due to gravity without any air resistance, यानी कोई भी वस्तु मुक्त पतन में तब कही जा सकती है जब वह वस्तु सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिर रही हो, उस पे किसी भी प्रकार का एयर रेजिस्टेंस ना हो, यानी कि जो प्रतिरोध है, जैसे कि आपकी एटमॉस्फेयर में, आपके वायुमंडल में हवा होती है, तो कहीं ना कहीं जब भी कोई वस्तु गिरती है, फ्री फॉल में गिरती है, अगर हम बात करें कोई वस्तु गिर रही है तो उस पे आपका एयर का रेजिस्टेंस लगता है, ठीक है, जो वायु है उसका प्रतिरोध लगता है। लेकिन जब हम फ्री फॉल की बात करते हैं तो ऐसी कंडीशंस को हम निग्लेक्ट कर देते हैं, यानी आप ये समझते हैं कि कोई एयर नहीं है, कोई वायु नहीं है, उसके कारण किसी भी तरीके का कोई भी प्रतिरोध वस्तु पर नहीं लगता, तो तब आप क्या कहते हैं कि आपकी जो वस्तु है वो फ्री फॉल। क्यों है, क्योंकि सिर्फ उस पे आपका ग्रेविटी लग रही है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। When it falls, there is a variation in velocity with respect to time that is associated with it. अब क्या होता है, जब भी वस्तु गिरती है तो उसके वेग में परिवर्तन आता है, चेंजेस आते हैं, जो कि समय के साथ होता है। एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज डिनोटेड बाय g, यानी मुक्त पतन के त्वरण को हम g से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी g से दर्शाते हैं। And its value on the surface of the earth is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर हम बात करें इसकी वैल्यू की, तो इसकी जो वैल्यू है, इसका जो मान है पृथ्वी की सतह के पास, वो कितना है, 9.8, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, which is a constant for all objects irrespective of their masses, जो कि हर वस्तु के लिए, जितनी भी वस्तु है उनके लिए एक नियतांक है, कांस्टेंट है, चाहे उसका मास जैसा भी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। जब वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तब कहा जाता है कि वस्तुएं मुक्त पतन। इस कारण वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्या कहा गया है, पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल को हम क्या कहें, ठीक है। यानी आप अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है और जो पृथ्वी है,
ठीक है, पृथ्वी है कोई वस्तु है, इनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसको हम क्या कहेंगे। अब आपने दो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे जब हम जो है फोर्स के कॉन्सेप्ट को देख रहे थे। जब हमने गुरुत्वाकर्षण बल देखा था तो हमने दो तरीके की हमने जो है चीजें पढ़ी, ठीक है। एक था आपका मास यानी द्रव्यमान, जिसे आप मास कहते हैं। जब हम गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है यानी फोर्स है बराबर है G(m)(m) अपॉन d²। यहाँ पे जो m और m है इसे हमने क्या कहा था, मास यानी द्रव्यमान। तो द्रव्यमान क्या होता है, बेसिकली जब हम द्रव्यमान की बात करते हैं तो इसका अर्थ है कि किसी भी वस्तु पे कितना मैटर है, ठीक है। तो ये इसके जाड़त्व को बताता है, यानी जिस वस्तु के आप मास की बात करें, द्रव्यमान की बात करते हैं, वहां उस वस्तु का जाड़त्व यानी उसकी इनर्शिया को बताता है, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका वेट, ये भी आपने पढ़ा था। वेट यानी जिसे आप भार कहते हैं। और भार के बारे में हमने क्या पढ़ा था, भार क्या होता है, भार एक तरीके का फोर्स होता है यानी बल होता है। वह फोर्स जिसके द्वारा पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर खींचती है वह उस वस्तु का भार होता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का बल होता है। इसके साथ साथ हमने ये भी जाना था कि जो द्रव्यमान होता है इसका जो मात्रक है या एसआई मात्रक है वो आपका केजी होता है, किलोग्राम होता है। वहीं वेट का जो मात्रक है वो आपका न्यूटन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे क्या कहा गया है कि जो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी वस्तु पे लगाती है उसे हम क्या कहते हैं। तो जब पृथ्वी किसी भी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, तो हम इस बल को उस वस्तु का वेट यानी भार कहते हैं। और अगर हम भार की बात करें, वेट की बात करें, जैसे कि जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने क्या जाना था कि जो आपका भार होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, फोर्स, ठीक है, फोर्स होता है। तो फोर्स का फॉर्मूला आपका ma था। हमने क्या जाना था कि जो भार है वो एक प्रकार का फोर्स यानी बल है। तो इसका जो फॉर्मूला था वो था m इंटू जी, ठीक है। तो आपका वेट क्या था, वेट बराबर mg था, ठीक है। तो यानी अगर हम बात करें भार की, ठीक है, तो भार क्या है, वह बल है जिसके द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, या जिसपे अगर वो किसी वस्तु पे क्या कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, तो वह ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल उस वस्तु का भार। और ये किसके बराबर होता है, ये आपके एक्सेलरेशन और त्वरण और वस्तु के द्रव्यमान के जो है गुणनफल या इसका जो मल्टीप्लिकेशन है या प्रोडक्ट है उसके बराबर, ठीक है। The gravitation of force between the earth and an object is called the weight of that object. यानी वह गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी और वस्तु के बीच में लगता है उसे हम वस्तु का भार कहते हैं। It is equal to the product of acceleration due to gravity and mass of the object. और ये त्वरण यानी जो आपका गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है, और वस्तु के द्रव्यमान के जो है मल्टीप्लिकेशन या इनके प्रोडक्ट के बराबर होता। पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल को उस वस्तु का भार कहते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6, ठीक है, 1/6 स्ट्रॉन्ग एज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। यानी जो पृथ्वी है, ठीक है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी पे अगर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स F है तो आपका चंद्रमा पे कितना है, 1/6 F का यानी F/6, ये आपको कहा गया। यानी आपसे क्या कहा गया है कि चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका 1/6 है। What is the weight in Newton of an
ऑफ अ 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ। यानी आपसे ये पूछा गया है कि वस्तु का भार चंद्रमा पर तथा पृथ्वी पर कितना होगा और आपको इसे न्यूटन में बताना। और इस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो आपको 10 किलोग्राम दिया गया। यानी यहाँ पे आपको जो आपकी वस्तु है उसका द्रव्यमान दिया गया है और आपसे ये कहा गया है कि चंद्रमा पर और पृथ्वी पर इसका भार कितना। अगर चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के 1/6 है, तो चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 1/6 गुना है। एक 10 किलोग्राम की वस्तु का चंद्रमा पर तथा पृथ्वी पर न्यूटन में भार क्या होगा। तो ये आपका क्या है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसमें जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट डाउन करेंगे। तो आपसे क्या कहा गया है, आपको वस्तु का भार दिया गया है, ठीक है, वस्तु का भार दिया गया है यानी मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप लिखेंगे वस्तु का भार, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कितना है, 10 किलोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे क्या कहा गया है कि जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के जो है 1/6। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आप जो है आप ये जानते हैं कि अगर हम किसी भी वस्तु के वेट की बात करते हैं, भार की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका द्रव्यमान है, तो ये वस्तु का आपको द्रव्यमान दिया गया है और आपको क्या निकालना है, भार निकालना। तो हम क्या जानते हैं कि किसी भी वस्तु की अगर हम भार की बात करते हैं तो वो क्या होता है, आपका फोर्स होता है। ठीक है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक रिलेशन दिया गया है और ये आप जानते भी हैं कि आपने पढ़ा भी है कि जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है चंद्रमा पर वो पृथ्वी की 1/6। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पृथ्वी पर इसका द्रव्यमान निकालेंगे। तो पृथ्वी पर द्रव्यमान पृथ्वी पर हम भार निकालेंगे, भार यानी हम फोर्स निकालेंगे। तो बेसिकली जो आपका पृथ्वी पर फोर्स है यानी बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, ये बराबर है पृथ्वी पर इसके वेट के यानी द्रव्यमान। तो ये किसके बराबर होता है, आपका WE बराबर हो जाएगा आपका M गुणा G। तो मास कितना है, 10, G का मान आपका 9.8। ठीक है, तो आपके पास 98 न्यूटन के आगे आपका पृथ्वी पर वस्तु का भार। ठीक है, तो ये आ गया है। अब हम बात करते हैं जो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या है, इस वस्तु का चंद्रमा पर भार। तो आप क्या जानते हैं कि जो आपका FM है यानी चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बराबर है 1/6 के, किसके, पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है उस। अब ये आपका WM के बराबर है, FE आपका WE के बराबर। WE आपने निकाला है, कितना आया है, 98। सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आया है वो आपका 16.3 न्यूटन आया। ठीक है, तो आप लिखेंगे वस्तु का पृथ्वी पर भार 98 न्यूटन है तथा वस्तु का चंद्रमा पर भार 16.3 न्यूटन है। यानी
weight of object on moon is 98 Newton and weight of the object यहाँ पे आपका वेट ऑन अर्थ है, ठीक है, अर्थ लिखेंगे आप, और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 16.3 न्यूटन, यानी पृथ्वी पर वस्तु का भार 98 न्यूटन है और चंद्रमा पर 16.3 न्यूटन। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो बच्चों आज हम जो आपका चैप्टर है ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण, उसके हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे थे। हमने इसके कुछ न्यूमेरिकल भी डिस्कस किए। जो लास्ट वाला न्यूमेरिकल है उसकी जो आपके आंसर है वो आपको निकालना है, आपको इसी तरीके से इसे सॉल्व करना है। बस आपको लास्ट की जो है कैलकुलेशन उसे कंप्लीट करना है, साथ ही साथ जो उसका सेकेंड पार्ट है उसको आपको करने की कोशिश करनी है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो आपको जितना कुछ पढ़ाया गया है आज, जितने क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं उनको रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ना है। और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपके मन में प्रश्न उठता है, आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।